दोस्तों आप सभी का लॉ सीखो के थॉरो न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज के दिन हम जिन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे उनमें से जो पहला है वो है फॉर बेटर हेल्थ, जहां पे हम राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है उसमें हम एग्री मार्केट्स और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी अभी अनाउंस की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो तीसरा हमारा न्यूज इन फ्लैश है उसमें हम उन मुख्य समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है, उनमें से जो एक कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो हमारे न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा और कुछ ये हमारे लॉ सीखो के कोर्सेस है जो आप हमारी लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो जो आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो है वेस्ट बैंक के बारे में। तो वेस्ट बैंक एक डिस्प्यूटेड, एक विवादित क्षेत्र रहा है जो कि इजराइल और इनमें से कौन से देश के बीच में है। जो ऑप्शन ए है वो है सीरिया, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी पैलेस्टाइन। उसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि जब भी हम डिजिटल भारत की बात करते हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल भारत की सीमा में कैसे देखते हैं। इसके बारे में बात करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है उसकी कमियां और उसके फायदों को बताते हुए चर्चा कीजिए। तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसको हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कह सकते हैं। तो ये क्यों है समाचार में। तो अभी जो 74th इंडिपेंडेंस डे को जैसे प्रधानमंत्री जी का स्पीच होता है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में चर्चा करी है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो जो इसकी मुख्य बात के बारे में बताया गया है वो है एक हेल्थ आईडी के बारे में। तो ये हेल्थ आईडी क्या होगा। हेल्थ आईडी के बारे में जानते हैं कि पहली बात ये आया कहां से। तो सबसे पहले 2017 में जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी आई, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, उसमें पहली बार इसके बारे में चर्चा की गई। तो एक ऐसे कोष की तैयारी करना जिसमें सारी स्वास्थ्य की जानकारी, सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन दी गई हो। उसके बाद में 2018 में नीति आयोग ने जो कि उन्होंने इसके बारे में बात की गई, उन्होंने एक चीज प्रपोज की गई कि एक नेशनल हेल्थ आईडी होना चाहिए। जैसे कि हमारे दूसरे आईडी है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वैसे ही एक नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि हर भारतीय के लिए एक हेल्थ अकाउंट के जैसे काम करे। एक परिस्थिति तंत्र, एक डिजिटल परिस्थिति तंत्र तैयार करने के लिए इस हेल्थ आईडी की बात की गई। तो दोस्तों हेल्थ आईडी में क्या एक मुख्य बात यह है कि जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर के पास में बताते हैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास में बताते हैं, ठीक है, आपको कई बार जरूरत होती है कि आप अपने लोकल क्षेत्र में बताते हैं, फिर अगर कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो आपको किसी बड़ी जगह पे जाके डॉक्टर को बताना पड़ता है। तो जरूरी हो जाता है कि हमारा जो पुराना मेडिकल हिस्ट्री है वो हम डॉक्टर को हम बताएं। जिसके पास में हम नए डॉक्टर के पास में गए हैं कोई सर्जरी के लिए या कोई भी बड़ी चीज के लिए, तो जरूरी है कि हमारी मेडिकल हिस्ट्री उस डॉक्टर को पता होना जरूरी है। हमको किस से ज्यादा फायदा होता है, किससे हमको रिएक्शन होता है, ठीक है, इससे पहले हम पे क्या क्या उपचार किया गया। तो हम फाइलें इधर से उधर लेकर घूमते हैं, पर इसके बजाय अगर सोचिए एक ऐसा अकाउंट, एक डिजिटल अकाउंट क्रिएट किया गया जिसमें एक नंबर हो आपका, और वो नंबर डालते से ही जो जो डॉक्टर ने आपको अभी तक के आपके हिस्ट्री में आपको जो जो मेडिकल्स दी है, जो जो आप पे उपचार की है उसके बारे में पता लग जाए, तो जो भी डॉक्टर आप पर कोई ट्रीटमेंट करेगा या सर्जरी करेगा या ऑपरेशन करेगा या आपका कोई भी मेडिकल प्रिस्क्राइब करेगा तो उसको इस बात की जानकारी होगी। तो ये डॉक्टर के लेवल पे, ये स्वास्थ्य के लेवल पे एक काफी अच्छी चीज होगी। जहां आप कागज के पन्ने इधर से उधर लेकर घूमते हैं, उसके बजाय सिर्फ एक क्लिक पे आपको ये सारी जानकारी
प्राप्त हो जाएंगी। तो एक डिजिटल परिस्थिति तंत्र तैयार करने के लिए इस हेल्थ आईडी की बात की गई है। तो ये जो हेल्थ आईडी कार्ड है और जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है, ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की मालकी हक का होगा, उनके द्वारा चलाया जाएगा और उनके द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं हमारे, जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं, उनको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो कैसे इस सिस्टम को और अच्छा और सुचारू बना सकते हैं और उसमें और कौन कौन से नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लाए जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से यूपीआई सिस्टम होता है हमारा, जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप है, जिसमें आप पैसे ट्रांसफर करने के पहले वो आपसे हर बार पूछता है, हमेशा आपसे एक कोड मांगता है, आपकी सहमति लेता है। उसी तरीके से ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है और जो हेल्थ आईडी कार्ड है, ये भी आपसे हर बार आपकी जानकारी मांगेगा। तो अगर हम इसकी वैश्विक परिवेश में बात करें, तो ये जो कल्पना हुई थी वो 2005 में जो यूके है वहां पर हुई थी, नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उसका ये लक्ष्य था कि 2010 तक सारे पेशेंट्स का एक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाए। पर 12 मिलियन यूरो का एक एक्सपेंडिचर, एक खर्चा होने के बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया गया, इसको रोक दिया गया, क्योंकि ये तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं एक खराबी इसने एक फेस करी और ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट एक्सपेंसिव हेल्थ केयर आईटी फेलियर इसको कहा जाता है। तो जब हम भारत देश जैसे देश की बात करते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है, तो हमको विश्व में जो गलतियां हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हमको इस और कदम बढ़ाना चाहिए और हमको इस और जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसे का इन्वेस्टमेंट है, वो करना चाहिए। तो भारत में कौन सी ऐसी मुख्य प्रॉब्लम्स आ सकती है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर टू पेशेंट एक रेशियो होता है, जो WHO द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि 1:1000 का। पर अगर हम भारत के केस में देखें, हम हमारे इंडिया के केस में देखें, तो ये 1:1450 है, जो कि WHO नॉर्म्स के से काफी ज्यादा है। तो ये एक जो गैप है वो कम करने की यहाँ पर जरूरत है। उसके अलावा जो पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोरोना आया तो हमको ये देखने को मिला कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कैसे बुरी हालत में है। तो इसको ठीक करने की और इस पे काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लम की तरह हमारे रास्ते में आ सकता है। उसके अलावा हमारी कंट्री में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका ड्राफ्ट तैयार करा गया है, जो कि जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, पर ये अभी भी पार्लियामेंट तक ही अटका हुआ है, ये अभी भी लॉ बन के सामने नहीं आया है। तो कंट्री में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ आने की जरूरत है, क्योंकि आप जब भी हेल्थ केयर सेक्टर को डिजिटल करने की बात करते हैं तो वहां पर कानून भी आता है, वहां पे IT भी आता है और वहां पे हेल्थ भी आता है। तो ये तीनों फील्ड जब आपस में मिलती है, वहां पर वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटलाइजेशन की जब भी बात होती है, तो एक पॉइंट जो छूट गया वो ये है कि डिजिटल डेटा का ब्रीच हो सकता है, जो कि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो प्रिवेसी का हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका एक अवहेलना हो सकती है। इसीलिए भी ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जो कि जिसे हम कृषि आधारित संरचना निधि कहते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है कि 1 लाख करोड़ का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार करेगा। तो इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा, जैसे खेती हो जाती है उसके पास में जो प्रोडक्शन हो जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है,
तो आपका हार्वेस्ट तैयार हो गया। अब एक जो मुख्य परेशानी भारत में देखने को मिलती है कि जो ये हार्वेस्ट होने के बाद में जो उत्पाद आता है, उत्पाद से मार्केट तक जाने का जो रास्ता है, ये किसानों के लिए काफी कठिन होता है। उनका मुख्य काम होता है फसलों को उगाना, ठीक है, उसको बेचना, उसमें उनका एक्सपर्टाइज नहीं होता है। तो वो उसको स्टोरेज कहाँ करेंगे और उसको वो मार्केट तक पहुंचाएंगे कैसे? तो भारत में एक स्टोरेज और एक कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण 30 से 40% जो हमारा उत्पाद है, जो हमारे सब्जी, जो हमारे फल है, वो रास्ते में ही और स्टोरेज में ही खराब हो जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट इस ये AIS जो है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो इसके लिए क्या करने वाला है? तो ये FPO और जो हमारे उद्योजक है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा काफी कम दरों पे। तो अभी क्या होता है कि अगर आप किसी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाए, तो वो आपको 18 से 22% पे कृषि आधारित लोन देते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। तो ये एक फंड तैयार करके इन FPOs को, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कृषि उत्पादक संगठन कहते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटी में अपना योगदान देना चाहते हैं, एक स्टोरेज और कोल्ड चेन तैयार करना चाहते हैं, उनको केवल 4 से 7% पे लोन मुहैया कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 18 से 22 की बजाय 4 से 7% पे जब लोन मिलेगा, तो ये कितना फायदे का हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा सकती है? तो एक चीज तो ये है कि जो कृषि उत्पादक संगठन है, जो कृषक साथ में आकर काम करते हैं, उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं एक फायदे का कदम है। पर अभी भी जो किसान अपने आप में इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए ये काफी महंगा सौदा है, क्योंकि ऐसा स्टॉक तैयार करना उनके लिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। उसके बाद में फ्यूचर ऑफ एग्री मार्केट। तो जैसे कि हमारा कमोडिटी मार्केट होता है, वैसे ही एग्रीकल्चर मार्केट होता है। पर ये एग्रीकल्चर मार्केट जो है, वो दूसरे देशों से अगर हम कंपेयर करें, तो ये काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, भारत में जो NCDX है, वो 1.5 लाख था जुलाई 2020 में, और 2019 की बात करें तो ये 12.5 मिलियन का वॉल्यूम रखता था। तो अभी मैंने बात करी कि एग्री मार्केट की, अब उसमें से उसी से आता है एग्री फ्यूचर या एग्री फ्यूचर मार्केट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कमोडिटी के लिए कोई भी व्यापारी है, वो एक कमोडिटी के लिए, जो कमोडिटी का उत्पादक है, उससे बात कर देता है कि आप मुझे इस समय पर, आज से 6 महीने बाद में, इस पर्टिकुलर कीमत पर आप मुझे आपका उत्पाद देना। ठीक है, मुझे ये 100 रुपए की कीमत पे ये उत्पाद आप 6 महीने बाद में जब आपका तैयार होगा तो मुझे देना, और मेरे अलावा किसी को मत देना। फिर भले ही प्राइस कितना बढ़े या कितना कम हो। उसी प्रकार से एग्री फ्यूचर्स भी होते हैं। तो एग्री फ्यूचर में क्या होता है कि अगर कोई व्यापारी क्या किसान के पास में जाए, उसे कहे कि जो ये आप कपास उगाने वाले हो, ये, या जो आप ये गन्ना उगाने वाले हो, या कोई भी आप उत्पाद उगाने वाले हो, तो तब ये तैयार हो जाएगा, तो मुझे इस पर्टिकुलर प्राइस पर, इस कीमत पर मुझे आप देना 6 महीने बाद या 1 साल बाद में, जब भी आपका वो उत्पाद तैयार होता है। तो अब इसमें बात ये आती है कि किसान के लिए काफी ज्यादा फायदे का हो जाता है, क्योंकि एक जो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है इस चीज का, जो कि कानूनी रूप से उसको व्यापारी को भी और किसान को भी बाध्य करता है। तो किसान के लिए कहीं ना कहीं, जैसे कि कभी बाढ़ आ गई, या कभी ज्यादा बारिश हो गई, या कभी और कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उसका उत्पाद कभी कभी आता ही नहीं है, तो उस एग्रीमेंट में ये सारी चीजें भी कवर होती है। तो किसान के लिए एक अश्योरेंस आ जाता है कि हाँ, मेरा जो फसल है वो इस कीमत पे बिकेगा ही। और व्यापारी के लिए ये कहीं ना कहीं एक फायदे का सौदा ऐसे भी हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर, कहीं उनमें एक नेगोशिएशन होगा, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर कीमत पे डिसाइड कर ले। तो कल को अगर उसकी कीमत बढ़ती भी है, तो व्यापारी को जो कीमत तय की गई है उसी में मिलेगा। तो उतना जो अंतर रहेगा, वो व्यापारी को उसका फायदा होगा। तो ये हम जैसे बोलते हैं, दोनों के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो अब क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है?
तो एफपीओ जो हमारे है, जो कृषक उत्पादक संघ है, उनको और नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट सिस्टम और एग्री फ्यूचर के बारे में उनको तैयार करने की जरूरत है। जो दूसरा है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तभी ये जो दूसरी पब्लिक है या व्यापारी है, ठीक है, उनको या प्राइवेट प्लेयर्स है उनको इनकरेज करेगा। जो तीसरा है, जो बैंक ये लोन प्रोवाइड कर ले है जो ट्रेडर्स को, व्यापारियों को और एफपीओस को, तो इनको भी यहाँ पर एज अ री इंश्योरर बनने की जरूरत है। मतलब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इज कॉल्ड री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कहलाता है री इंश्योरेंस। तो वहां पर उनको एज अ री इंश्योरर की भूमिका अदा करने की जरूरत है इन बैंक्स को। और चौथा जो है वो है गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज लाने की जरूरत है जो कि बहुत मार्केट फ्रेंडली हो और जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे मार्केट में। तो इसी के साथ में हम न्यूज इन फ्लैश के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला है हमारा न्यूज वो है मॉरिशियस डिक्लेयर इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। अब ऐसा क्या हो गया कि मॉरिशस में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी? तो मॉरिशस में जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक जापानीज जहाज था एमवी वाकाशियो करके, वो वहां के साउथ ईस्ट कोस्ट पे आकर फंस गया। वो तेल से भरा हुआ था, तो उसमें से तेल का रिसाव होना चालू हुआ। तेल का रिसाव चालू होने के कारण क्या हुआ, जो आसपास का वहां का जो एक इकोसिस्टम था, जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, जो इंडेंजर्ड पानी की स्पीसीज थे, उन सबको इससे नुकसान होना चालू हुआ। और अभी 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 ये खबर आई है कि ये जो शिप था वो उसमें एक दरार आई है, और ये रिसाव और भी बढ़ गया है। दो हिस्सों में इसमें दरार आई। भारत के ओर से भी सहायता मांगी गई मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा, और भारत के द्वारा उनको मदद इस बारे में दी गई है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा आज का न्यूज है वो है इजराइल यूएई डील के बारे में। तो आपको पता होगा पैलेस्टीन और इजराइल में पहले से भूमि विवाद चलता आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये देखने को मिला था जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वो सारे पैलेस्टाइन के साइड में थी। जितने भी अरब नेशंस है वो सारे पैलेस्टाइन के साथ में थे। पर अभी ये काफी एक देखने वाली न्यूज आई है कि यूएई जो कि एक अरब कंट्री है उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा है और वेस्ट बैंक जो है उसको इजराइल को देने के लिए सहमति दी है। इस जो डील का जो नेगोशिएशन है, जो मध्यस्थता है, वो यूएस के पीएम यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने की है। तो जैसे जैसे यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं पिछले, और हमारी जो न्यूज एनालिसिस है उसमें भी कहीं ना कहीं यूएस इलेक्शन से आसपास कुछ चीजें हो रही। तो ये देखने वाली बात है। यूएई के पहले इजिप्ट और जॉर्डन, ये दो कंट्री है जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा है। तो आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।